जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अश्वनी आप सभी साथियों का स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। साथियों, सीटेट 2023 की बात करें तो उससे संबंधित आज से आप लोगों की क्लास स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाने शुरू हो गई है। साथियों, बात करें तो आज आप लोगों के लिए मैं पहली क्लास जो कंडक्ट किया हूँ उसमें आप देख पाएंगे कि सीडीपी पोर्शन के जो 2021 में 21 तारीख को एग्जाम हुआ था उस प्रीवियस ईयर या उसमें पूछे गए प्रश्नों पर आज हम एक विस्तृत एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताएंगे। और ये एग्जाम्स जो हैं यह आपको आपकी तैयारी को ये पहचान कराने में मदद करेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो किस मोड में आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। साथियों, बात करें इस पेपर की तो यह पेपर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल मोड में देखने को मिलेगा। एक एक प्रश्नों पर आइए हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। पूरी क्लास पढ़ने के बाद अगर आपको क्लास पसंद आए, हमारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। साथियों, आइए हम पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि विकास क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट। ऑप्शन है साथियों कि एक आयामी होता है, कि एक दिशीय होता है, या बदलाव किया जा सकता है, या आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है। आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसके बाद चारों ऑप्शंस को देखिए। आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ साथ अपने नॉलेज को बूस्ट करने के साथ साथ यह भी देखना होगा, यह भी सीखना होगा कि किस प्रकार से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दिए गए सारे ऑप्शंस आपको आ ही रहे हों, आपको जो आ रहे हैं उसके माध्यम से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। हम शुरू करते हैं। जैसे अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि विकास जो होता है वह क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, विकास बहुदिशीय होता है। तो सीधी सी बात है, आप देख पा रहे होंगे कि पहला ऑप्शन जो है वो यही खत्म हो जाता है। एक आयामी या एक दिशीय का तो प्रश्न ही नहीं बनता। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। आगे क्या है, आगे दिया गया है में बदलाव किया जा सकता है, और चौथा ऑप्शन है आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है। क्या विकास जो है वह केवल और केवल आपका आनुवांशिकता की देन है, हेरिडिटी की देन है? तो आप कहेंगे नहीं, विकास जो है वह वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, आनुवांशिकता और वातावरण का, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है, फैक्टर होता है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपके इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स और हेरिडिटी। ठीक है ना। हिंदी में आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिक की द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है ना, आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन है कलर ऑफ आइज, तीसरा ऑप्शन है एकेडमिक सक्सेस, और चौथा ऑप्शन है इंटरेस्ट इन स्टडीज। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि क्या मित्रों का चयन जो है यह आनुवांशिकी पर निर्भर करता है? क्या आँखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि? तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो दिए गए हैं ये जिस चीज़ का परिणाम है वह वातावरण है। क्योंकि आप जो है मित्रों को कहाँ बनाते हैं, वातावरण में होते हैं। शैक्षिक सफलताएं यानी विद्यालय से शैक्षणिक सफलताएं आपको कहाँ से मिलेंगी, विद्यालय से दिए गए वातावरण से मिलेंगी। शिक्षा में रुचि, शिक्षा इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो यहाँ आप कहाँ
आप कहाँ से इसे डेवलप करते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके वातावरण से संबंधित है। बात करें आनुवंशिकता से संबंधित या आनुवंशिकी द्वारा पूर्व डिटर्मिनेशन की बात करें, तो वह जो आपके आँखों का रंग होता है साथियों, यह आपके आनुवंशिकी का लक्षण है। आनुवंशिकी द्वारा आपके आँखों का रंग जो, या कलर ऑफ आइज की बात करें, तो यह आनुवंशिकी का कैरेक्टर होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आप देख पा रहे होंगे यह पेपर जो है बिल्कुल हूबहू वही पेपर है साथियों जो आपके 21 दिसंबर 2021 में पूछा गया था आपके एग्जाम में। उसी क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूं। और आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, वो सीडीपी के हों, वो लैंग्वेजेस के हों, वो ईवीएस के हों या मैथ्स के हों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टोटल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। और साथ ही साथ जो मेजर पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, जहाँ से आपके एग्जाम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, हम उन्हें भी कवर करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट पर मेरे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथियों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। ठीक है ना। डैश रिफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्ट्रक्शन सच एज स्कूल। तो सीधा सा मतलब है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो यह सामाजिक एजेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है। तो यहाँ अगर बात करें हम प्राइमरी एजेंसी की, तो प्राइमरी एजेंसी की बात करें तो आप जानते हैं कि प्राइमरी के लिए आप अपना परिवार मानते हैं। और सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में आपका विद्यालय आता है। यहाँ केवल और केवल प्रश्न को घुमाया गया है कि जो विद्यालय है वह कौन सी एजेंसी है। तो बात करें, आइए एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे परिपक्वता दिया गया, फिर है निष्क्रिय समाजीकरण, फिर है प्राथमिक समाजीकरण, तीसरा ऑप्शन नीचे है। तो यहाँ आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि विद्यालय जो है वह क्या है, आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। तो इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। साथियों जो भी मोड आपको समझ में आता है, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों मोड आपको यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं। तो जो चीज़ आपको समझ में आ रही है आप उसे उस रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आप देख सकते हैं पूछा गया है क्वेश्चन कोहलबर्ग से। साथियों बात करें 3 तिकड़ी हैं, सीटेट की तिकड़ी कहलाती है ये, क्योंकि इस तिकड़ी से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हर एक सीटेट एग्जाम के हर शिफ्ट में देखने को आपको मिल सकते हैं। कोहलबर्ग से प्रश्न बना है कि कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत के दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता, ठीक, की तीसरी अवस्था। आइए इंग्लिश में देख लेते हैं। लिखा गया है कि इन कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 2। यहाँ देखिए चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि कोहलबर्ग अपने प्रिंसिपल को जो प्रपोज किए थे, तो वहाँ इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी और 6 जो हैं वो लेबल दिए, नहीं 3 लेबल दिए थे और 6 स्टेजेस दिए थे। ठीक है ना। यानी जो एक लेबल में 2 स्टेजेस इन्होंने दिया था। ठीक है ना। तो वही इन्होंने पूछा है कि जो दूसरा लेवल है, ठीक है ना, तो दूसरा लेवल जो है, दूसरे लेवल की बात करें तो यह परंपरावादी या परंपरावादी अवस्था कहलाते हैं इसे,
परंपरावादी को आप कह सकते हैं कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है ना। कन्वेंशनल स्टेज जो होती है ये सेकंड स्टेज है इनकी, उसमें जो है वो तीसरी कन्वेंशनल स्टेज जो है यह इनकी सेकंड लेवल है। सेकंड लेवल में तीसरे जब सेकंड लेवल में आप आएंगे तो तीसरी स्टेज जो है वो आती है। तीसरी स्टेज कौन सी है वही ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, एक एक ऑप्शन को देखते हैं हम। लिखा गया आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, ठीक है ना। उसके बाद है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है ना। फिर है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास, ठीक है ना। तो आइए एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। पहला क्या है, आज्ञा पालन और क्या है, दंड विन्यास। अगर पूछें आज्ञा पालन और दंड विन्यास की, तो यह कौन से उसमें आएगा, क्या नाम है, स्तर में, स्तर नहीं अवस्था में, ठीक है ना। कौन स्तर की बात करें तो ये आपके पहले स्तर में आ जाएगा, और अवस्था की बात करें तो यह जिस अवस्था में आएगा वह अवस्था आपकी हो जाएगी चौथी अवस्था हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट साथियों रुक जाइए। कह रहा है कि आज्ञा पालन और दंड विन्यास यानी कानून व्यवस्था पर सीधी सीधी बात है, तो ये सेकेंड लेवल में आएगा, और स्टेज की बात करें तो ये चौथी स्टेज में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात करें कन्वेंशनल यानी दूसरी स्टेज की, दूसरे लेवल की और तीसरे स्टेज की, तो दूसरा लेवल और तीसरा स्टेज जो होता है कोहलबर्ग के प्रिंसिपल में जो दिया गया है वह गुड गर्ल एंड गुड बॉय की स्टेज है। इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, ठीक है ना। कानून और आदेश क्या है, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास है। फिर सामाजिक समझौते और क्या नाम है अभिविन्यास, ये इसकी अवस्था की बात करें तो ये पांचवी अवस्था हो जाती है। कानून और एक मिनट में मित्रों, ये जो है ये आपकी चौथी स्टेज है, ठीक है ना। ये जो है यह आपकी पांचवी स्टेज है। और अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बात करें तो यह आपकी तीसरी स्टेज है। और अगर हम बात करें आज्ञा पालन और दंड, क्या कह रहे हैं, दंड अभिविन्यास की, तो आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास जो होता है यह आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि जो लेवल 2 और स्टेज जो है वो तीसरी है, तो वह आपका गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन है। तो यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। मित्रों थोड़ा सा क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में समय लगा, लेकिन हम वहाँ टाइम को सॉर्ट आउट कर लेंगे जहाँ पर जो आप देख पाएंगे कि जहाँ क्वेश्चंस आसान होंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप देखते चलिए एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और आप ये प्रश्न सीधे सीधे जीन पियाजे के उन टर्म्स से लिया गया है जो कि जीन पियाजे के प्रिंसिपल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बात करें जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है, ठीक है ना। जिसको इंग्लिश में देखना होगा इंग्लिश में भी देख सकता है। क्या रहा है कि समायोजन, ठीक है ना। फिर क्या है आत्मसातीकरण, फिर क्या है अनुकूलन, और फिर क्या है संगठन, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन सा ऑप्शन सही है, तो मित्रों इस प्रश्न के सही की आंसर की बात करें अकोमोडेशन जो है यह आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। साथियों अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन में क्या होता है कि जैसे आप कोई इसमें बता रहे हैं ना कि वर्तमान स्कीमा में आप किसी और चीज़ को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। ऐसा नहीं, जैसे आपने क्या किया, आपने कौवा को देखा, ठीक है ना, आपने क्रो को देखा, और साथ ही साथ आपने कक्कू को देखा यानी कोयल को देखा। तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि ये कलर में सेम है, और लगभग इनका आकार जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, नियर अबाउट। तो जब एक बच्चा इन दोनों को देखता है तो वो क्या करता है, जैसे वो कौवा को पहले से जानता है और उसी में उसने क्या किया, कोयल को भी ऐड कर लिया, ठीक। यह क्या है, यह आपका है समायोजन, ठीक है। और बात करें एसिमिलेशन की
एसिमिलेशन क्या है, आत्मसातीकरण क्या है? तो आत्मसातीकरण का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, बच्चा जो है वो किसी भी कॉन्सेप्ट को उसके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करे, ना कि केवल और केवल अपनी स्कीमा में ऐड ऑन कर ले, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस के साथ जो अपने स्कीमा में ऐड करता है वो एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है ना। ये है इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है एकोमोडेशन, यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो आप जानते हैं यह बिल्कुल वन लाइनर जैसा हो जाता है कि सूचना को किसी भी संप्रत्यय या कार्य रूप को सूचना के रूप में संगठित या प्रतिपादित करने की जो जिसके लिए पियाजे ने टर्म यूज किया है वह टर्म है साथियों स्कीमा। तो आप ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वह स्कीमा बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? पहला है सिगमंड फ्रायड का मनोयौनिक सिद्धांत, ठीक है ना। फिर है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। फिर है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। और लास्ट में है बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। साथियों प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न को देखने के पश्चात आप देख पा रहे होंगे कि जो रश्मि है वो अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए क्या करती है, ग्रुप बनाती है, ठीक है ना। ग्रुप के माध्यम से वो क्या कर रही है, अधिगम को बढ़ावा दे रही। तो जब वो ग्रुप के माध्यम से अधिगम को बढ़ावा देगी तो यहाँ जो सिद्धांत अप्लाई होता है वो जो प्रिंसिपल अप्लाई होगा वह होगा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करें तो वह यही कहते हैं, यह प्रिंसिपल जिस पर जोर देता है वह होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना। ग्रुप बना करके किसी भी टॉपिक को देकर के बच्चों को उसके बारे में बताना, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके लेव वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चर थ्योरी में होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है कि इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इसके फोल्डिंग बाय द टीचर। एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। लिखा गया है मॉडलिंग स्किल फॉर इमिटेशन, फिर लिखा गया है रोट मेमोराइजेशन, फिर लिखा गया है प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, फिर लिखा गया है पीयर ट्यूटरिंग, ठीक है ना। नीचे आप हिंदी में देख सकते हैं कि अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन, रटना, इशारे एवं संकेत, सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो आप कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अपने दिमाग में रखिए। जब भी आप सीडीपी को सॉल्व करें या जब भी आप पेडागोजी को सॉल्व करें तो यह चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें आप अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है कि पाड़ का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। पाड़ यानी इसके फोल्डिंग में आप क्या कर सकते हैं, मॉडलिंग स्किल फॉर इमिटेशन यानी अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन कर सकते हैं, इशारे एवं संकेत कर सकते हैं, सहपाठियों संग साझा शिक्षण भी करेंगे। लेकिन कहीं भी किसी भी टर्म में या किसी भी प्रिंसिपल में इस चीज़ पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता है कि आप बच्चों को रटवा दें, ठीक है ना। रोट लर्निंग को बिल्कुल वैध किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यही आपके इस प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? Which of the following does not
डिपिक्ट appropriate strategies for learning in a constructivist classroom। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। कह रहा है कि बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, फिर कह रहा है कि सामूहिक सहयोगिता, फिर है वेधन एवं दोहराव, फिर है प्रयोगात्मकता। आप देख सकते हैं ड्रिल एंड रिकॉल। ठीक है ना, संरचनावादी कक्षा की बात करें तो यहाँ ड्रिल जो है, अभ्यास जो है, यह तो चल जाता है, लेकिन दोहराव या रिकॉल जो है यह रटना को रोड अप्रोचेज को जो है वो डेवलप कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। इसलिए इस प्रश्न के अगर बात करें संरचनावादी कक्षा में किसकी उपयोगिता नहीं है तो वह क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वेधन या दोहराव, जिसे हम ड्रिल एंड रिकॉल कह सकते हैं, यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो बना है कि निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, क्योंकि बात उसी का कर रहे हैं, प्रश्न आपसे उसी पर पूछा गया है। पहला है चार्ल्स स्पीयरमैन, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत, स्पेशल और स्पेसिफिक और जनरल का। ठीक, फिर एल्फ्रेड बिने, फिर थियोडोर साइमन और फिर है हार्वर्ड गार्डनर। तो आप लोग जानते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय जो हैं ये इन्होंने ही मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को प्रपोज किया था। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और चर्चा करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रश्न है कि एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। संरचनावादी कक्षा पर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो ऑप्शन को देखते हैं, संकलनात्मक असेसमेंट मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट, फिर कह रहा है संरचनात्मक मूल्यांकन पर, फिर संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके बाद है एक आयामी मूल्यांकन या मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो संरचनावादी कक्षा में किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। तो मित्रों संरचनावादी कक्षा में संरचनात्मक मूल्यांकन पर ही, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ही हमें को ही महत्व दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजीवाद क्या है। ठीक है ना, प्राइवेट स्पीच जिसे इन्होंने कहा है, आप ऊपर इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ कि प्राइवेट स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच इन वाइगोत्स्की थ्योरी। ठीक है ना, तो प्राइवेट स्पीच के बारे में इन्होंने पूछा है। आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। क्या है, बच्चों में आत्मकेंद्रिकता का द्योतक। तो ईगोसेंट्रिक की बात तो पियाजे महोदय ने किया था, वाइगोत्स्की के नहीं, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर बच्चों के क्रियाकलाप और व्यवहार का अवरोधक। मित्रों कोई भी प्रिंसिपल जो है वो बच्चों के एक्टिविटीज में अवरोधक का काम नहीं करता। ठीक है ना, फिर है जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। बात तो सही है, लेकिन अब नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। संज्ञान मित्रों आंतरिक ही होता है, बाहरी संज्ञान नहीं होता। ये तो ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से बात करें ऑप्शन नंबर सही की तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए जो प्रश्न एक्सप्लेनेशन वाले हैं उन पर समय दिया जाएगा और जो प्रश्न एक्सप्लेनेशन वाले नहीं हैं उन पर हम आंसर को देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
बात करें इन प्रश्नों की, तो ये वो प्रश्न हैं जो आपकी तैयारी किस लेवल तक हुई है, कैसे आप अपने तैयारी को बढ़ा रहे हैं, ये पूरी तरीके से आपका असेसमेंट करेगी, आपका आकलन करेगी। तो इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न जो हैं ये आपकी परीक्षा के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? तो आप जरूर इस चीज़ को पढ़े होंगे कि अगर किसी विशेष जेंडर या किसी विशेष लिंग के साथ किसी विशेष वस्तु को जोड़ा जाता है तो यह हमेशा जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर रूढ़वादिता या लिंग रूढ़वादिता कहलाती है। ऑप्शन को हम देख लेते हैं। लिखा है जेंडर निरंतरता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर विविधता, जेंडर रूढ़वादिता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। जेंडर सशक्तिकरण तब होता है साथियों जब क्या करते हैं, गुड़िया से लड़कों को भी जोड़ा जाता और लड़कियों को भी जोड़ा जाता, जैसे कार से लड़कों को भी जोड़ा जाता और लड़कियों को भी जोड़ा जाता, तो यह जेंडर सशक्तिकरण में आता साथ। ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि कथन और क्या नाम है, आप कह सकते हैं इसे स्टेटमेंट है और रीजन है। ठीक है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रश्न कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। बिल्कुल सही। आप ध्यान से देखेंगे तो आप स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद तुरंत समझ जाएंगे। फिर कह रहा है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों में यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। यानी यह पूरी तरीके से रोट सिस्टम को प्रमोट कर रहा है। ठीक है ना। आपने जो बच्चे को सिखाया उसमें वही चीज़ें वो आपको बता रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से रोट सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल ऐसी शिक्षा को हम असफल ही करार देंगे। तो पहली बात जो है वो तो कथन सही है। ठीक है ना। फिर जो है कह रहा है कि जानकारी पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। नहीं, आप केवल और केवल वही चीज़ तो है ना, इसे अगर आप सही मान रहे हैं ऊपर वाले को, तो इसे आप बिल्कुल उसी का नेगेटिव पॉइंट ये दिया गया, ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। अगर आप शिक्षा को असफल मानते हैं कि वो क्या है, रोड एजुकेशन सिस्टम से अगर आप चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, वो रट्टा मार रहा है बालक केवल, अगर उस चीज़ को आप असफल मानते हैं तो नीचे की चीज़ें बिल्कुल वही हों कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक नहीं। जब वो केवल और केवल चीज़ों को रटेगा तो यह अर्थपूर्ण द्योतक कैसे होगा? तो ये बात जो है ये गलत हो जाती है। तो ऑप्शन को आप देख लीजिए कि ए सही और जो आपका स्टेटमेंट है ये सही है और जो रीजन है वो गलत है। तो दोनों सही है नहीं, दोनों गलत है नहीं, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो दिया गया है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? ठीक है ना। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं कि कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। बात तो सही है कि कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैसिव बोलना, ठीक है ना, निष्क्रिय होते हैं तो नहीं। संरचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिव विश्व जो क्लासरूम होती है इसमें शिक्षक और छात्र जो होते हैं वो पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव होते हैं।
देख सकते हैं कि छात्र क्रियाशील परंतु अध्यापक निष्क्रिय नहीं, ये भी गलत है, दोनों सक्रिय होते हैं। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं, दोनों ही एक्टिव हैं। यह ऑप्शन जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपके प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, आज के क्लास की बात करूं तो ये 15 क्वेश्चन जो थे यह आपके सीटीपी पोर्शन के थे, जो कि 21 दिसंबर को 2021 में आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आगे के जो 15 क्वेश्चन हैं यह हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपकी क्लासेस जो हैं वो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये क्लासेस जो हैं वह आपको पर डे बेसिस पर डेली मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। वो कोई भी सेक्शन हो वह आपका छूटेगा नहीं। और आने वाली क्लासेस में ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो पूरे सेक्शन में, जैसे आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक क्लास में पूरे 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है ना? आपकी क्लास कैसी रही है? आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़िएगा और अपने अन्य मित्रों में क्लास को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों।